सारा सिलेबस बाय ऑल मीन हो गया हुआ है। इट इज़ नॉट मार्क्ड इन सेशन प्रोग्रेशन। अच्छा, मैं अभी कह दूँ सेशन प्रोग्रेशन वो सर हसन कर रहे होते हैं जो मेरे साथ आईजीसीएसई पढ़ा भी रहे हैं, वो लेवल भी पढ़ा रहे हैं। तो सर हसन को मैं कह दूँगा कि वो अपडेट कर दें। लेकिन ये बेटा सारा हुआ हुआ है। ठीक है? मैं आई शैल रिक्वेस्ट हिम। क्योंकि सिलेबस अगर रहता हो तो मैंने भी एक अलग एक सेशन प्रोग्रेशन आपकी तरफ होती है, एक हमने अपनी से भी बनाई होती है, क्या चीज़ हो चुकी है, क्या चीज़ नहीं, एक-एक लर्निंग आउटकम के अकॉर्डिंगली। ठीक है? तो हो चुका हमारे से, ओके। लेकिन फिर भी मैं उनको कह दूँगा ताकि वो सेशन उसमें अपडेट नहीं हुई तो हो जाए। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा, ओके। यहाँ से स्टार्ट करें। द करंट इन द सर्किट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ईच इलेक्ट्रॉन कैरीज अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.6 टाइम्स द नेगेटिव 19 स्टेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव पास्ट पी यानी पी से गुजर के and determine the number of electron that passes through P in 1 second। ठीक है, अब बेटे हमारे पास जो करंट फ्लो करता है किसी भी सर्किट के अंदर, दिस इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करते हैं अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन एनी सर्किट। यानी कि आप देखो ना कि यहाँ से अगर मैं करंट देखूंगा तो करंट की डायरेक्शन बेटे मैं ये मार्क करूंगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की फ्लो देखनी है, मैंने मार्क करनी है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा इस डायरेक्शन के अंदर। इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से मूव करना है इस डायरेक्शन के अंदर फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा इस तरह इस पाथ में फ्लो करेगा, इस तरह इसमें से होके ये जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास उसने पूछा कि हमारे पास डिटरमिन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को अगर मैं ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ई हो गया। ठीक है बेटे, ये चार्ज किसका है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, चार्ज ऑन ऑफ मैग्नीट्यूड। इसका मतलब हमारे पास ईच इलेक्ट्रॉन कैरीज, ये एक ई का चार्ज है, ई फॉर इलेक्ट्रॉन है बेटे। ठीक है, ई फॉर, ये क्लास में आपको हुआ होगा फॉर्मूला, आपने अगर देखोगे ना नोट्स तो लाजमी हुआ होगा। जिसको कि टीचर कह रहे थे सर अख्तर अहमी ये करवा रहे थे, ये तो हमारा ही सिलेबस आ नहीं गया। तो हमारे पास Q इज इक्वल एन नहीं, हमारे पास क्या, एन इज अ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। बेटे Q क्या है? टोटल चार्ज। टोटल चार्ज किसके बराबर होता है? क्योंकि अगर नहीं याद आ रहा था बेटे इसको लिखते हैं, इससे Q किसी चीज का टोटल चार्ज है। टोटल चार्ज क्या हो गया? दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम्स चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ऑन एन इलेक्ट्रॉन, Q इज इक्वल टू एन ई। ठीक है, हमारे पास Q बेटा ये है, एन ये हो गया। तो यहाँ से हमारे पास एन की वैल्यू आप डिटर्मिन कर लोगे, हमारे पास आ रही है जैसे 4.92 टाइम्स 10 टू रेज पर 3 डिवाइडेड बाय 1.6 टाइम्स 10 टू नेगेटिव 19, so this is further equal to 3.075। ठीक है, दिस इज 3.08 टाइम्स 10 टू रेज पर 22। इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो किए हैं। ये इलेक्ट्रॉन का नंबर है बेटे, नंबर का हमारे पास कोई यूनिट नहीं होता। नंबर का कोई यूनिट नहीं होता, कोई यूनिट लिखना नहीं शुरू कर देना। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। द पावर सप्लाई फॉर एन इलेक्ट्रिक कार इज अ नंबर ऑफ बैटरी। बैटरीज ईच मेड फ्रॉम, दोबारा बेटे सारा एक्सप्लेन किया था, कल भी कर दिया, आज तो दोबारा एक्सप्लेन किया है। तो बेटे तो नहीं आई हो मम्मी ना। बेटे हमारे पास देखो उसने क्या, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, कितना चार्ज फ्लो करता है इसमें, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो करते हैं। तो किसी भी चीज में बेटे जो टोटल चार्ज फ्लो कर रहा था, टोटल चार्ज क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
उसको मल्टीप्लाई कर दें चार्ज में। एक इलेक्ट्रॉन का अगर आपको चार्ज पता है और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देते हो तो हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का पता है, उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा। तो टोटल चार्ज आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास बेटे वही है, Q टोटल चार्ज मैंने ले लिया, N क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए E। अब टोटल चार्ज की वैल्यू उसने हमें दी हुई है पीछे, ये हमने निकाली है जो 4.92 टाइम्स 10⁻³ तो ये टोटल चार्ज पीछे कैलकुलेट किया था। गलत आया है, क्या गलत आया है? पिछला चार्ज गलत है, लेकिन कहने से पिछला चार्ज की वैल्यू गलत है। तो कैसे है? अच्छा, ये फोन फॉर 120 सेकंड्स के लिए। अच्छा, एक में पूरा सवाल ही पढ़ना पड़ना फिर। हम्म। ठीक है। ओके, ओके बेटे, पिछला एक मिनट, ये जो चार्ज था, ये जो चार्ज था, ये वाला, दिस इज फॉर 120 सेकेंड। 120 सेकेंड का, तो हमने तो 1 सेकेंड का निकालना है हमारे पास। 1 सेकेंड का चार्ज कितना आ रहा है, ठीक है? तो हमारे पास 120 सेकेंड का अगर इतना चार्ज है, तो उसको आप 1 सेकेंड अगर निकालते हो, या फिर इसी को ऊपर से चार्ज, ठीक है, फॉर एंड, बेटे मैंने गलत किया है, वो वन कल वो 120 सेकेंड जो आ रहा था, दैट वाज 4.92 टाइम्स 10⁻³ कूलम था, ठीक है? चार्ज फॉर वन, बेटा बताता हूँ अभी, 1 सेकेंड के लिए, ये 120 सेकेंड का, तो इसका मतलब 1 सेकेंड में कितना? तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4.92 टाइम्स 10⁻³ डिवाइड बाय 120, 41 आ गया कूलम, ठीक है? अब बेटे क्यू की वैल्यू आ गई 41, एन निकालना है, इसकी वैल्यू 1.60 टाइम्स 10⁻⁻19। तो बेटे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस इज 41 डिवाइडेड बाय 1.60 टाइम्स 10⁻⁻19। दिस इज 2.56 टाइम्स 10⁻20, ठीक है? So this will be then 2.56 times 10 to raise पर 20, क्योंकि यह नम क्योंकि ये नंबर है, नंबर का यूनिट नहीं होता, फिजिकल क्वांटिटी थोड़ी है ये, इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है? ठीक है। अच्छा, अब बेटे पूछा हुआ है, सर अगर ऐसा सवाल आ जाए फ्लो का
ऊपर फिजिक्स ऑलवेज से दैट नेगेटिव टू पॉजिटिव आता है, तो कांट वी सिंपली अप्लाइड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव? इलेक्ट्रॉन तो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, तो जाते हैं अगर ऐसे तो जाते ही हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। और फिर पूछा हुआ था हमारे पास तज़किया ने, सर इफ यू डू मिस्टेक देन हाउ मेनी मार्क्स विल बी? अच्छा, जो जैसे मेरे से हुई थी बेटे, ये हमारे पास क्या आ रहा था, 120 सेकंड का मैंने जो गलती की थी, दिस इज फॉर 120 सेकंड एंड ही फॉर 1 सेकंड, ठीक है ना? तो मैंने 120 सेकंड में जो निकाल लिया था वहाँ, इसका मतलब वहाँ तक तो मैंने 1 सेकंड में कन्वर्ट नहीं किया था फाइनल एंड के अंदर। मैं 120 सेकंड का चार्ज निकाल दिया था, 1 सेकंड का नहीं नहीं निकाला, तो मेरा 1 नंबर डिडक्ट होगा बेटे। क्योंकि मेरा फ़ॉर्मूला भी था, सारा था, मेरी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक थी। 1 नंबर तो ये इसका मिलेगा मुझे। मार्क मेरा इसका कटेगा बस, 2 नंबर का क्वेश्चन था। 1 मार्क डिडक्ट होगा बेटा मेरा, ठीक है? स्ट्रीम्स बेटे किस टाइम करूँ यार? स्ट्रीम्स के लिए तो स्ट्रीम आज नहीं है बेटे, फिर कल 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 करेंगे। कल कर लेंगे, आज नहीं है, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी करवा दें, अच्छा बेटे। आई आल्सो विश, जब आप लोग कहते हो इतने अच्छे बच्चे, मैं करना भी चाहता हूँ लेकिन अच्छा सर, अगर सिर्फ़ कैलकुलेशन करूँ मार्क मिल जाएगा? बेटे नहीं, देखो ना, नहीं मिलेगा ना, 1 मार्क डिडक्ट होगा आपका, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन वैसे A1 मार्किंग पे जाना चाहिए या A0 मार्किंग पे जाना चाहिए। A1 मार्किंग के अकॉर्डिंगली फाइनली मेरा आंसर ये गलत आ रहा है तो उसका मार्क डिडक्ट करेगा। इसमें अगर ये 3 नंबर का फ़ॉर्मूला होता ना, ठीक है? और ये डिटरमिन ना होता बेटे, यहाँ कैलकुलेट लिखा होता, तो फिर मुझे क्या होता, हमारे पास ये फिर फ़ॉर्मूला कैलकुलेट लिखा हो तो फ़ॉर्मूले का नंबर होता है। डिटरमिन में जनरलाइज़ क्वेश्चन होता है, उसमें फ़ॉर्मूले का नंबर नहीं है इसमें। डिटरमिन का मतलब आपने डेटा, कुछ डेटा को यूज़ करके आंसर निकालना होता है। ठीक है? इस तरह है। बेटे ठीक होगी। अब तो थोड़ा-सा पेस निकालनी पड़ेगी ना बेटे। The power supply for an electric car is a number of batteries each made from a large number of identical cells. The EMF of cell, each cell is 3.7। ईएमएफ को डिफाइन कैसे करते हो? ठीक है? इट इज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट नहीं, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, या फिर इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड बाय द सोर्स टू मूव अ यूनिट चार्ज इन अ कंप्लीट सर्किट, ठीक है? It is the amount of energy dissipated by a source to move a unit charge in a complete circuit, ठीक है? ठीक है, वी हैव रिटन बोथ डेफिनेशन ऑफ सिंगल, कोई एक लिख लो, दोनों ठीक है। एक ही लिखनी है बेटे। हमारे पास ईच बैटरी कंसिस्ट ऑफ 92 सेल्स इन सीरीज, कैलकुलेट द ईएमएफ वन बैटरी। 92 सेल और हमारे पास ईएमएफ सिंगल सेल गिवन हो, तो ये हमारे पास क्या होगा, दिस इज नंबर ऑफ सेल्स टाइम्स ईएमएफ ऑफ अ सेल। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए बेटे, ये 2 मार्क है, अब इसका मार्क होगा, कैलकुलेट लिखा हुआ ना, तो इसको लिखना है आपने। नंबर ऑफ सेल्स किसने कह दिया, 92 है। एक सेल की ईएमएफ ऊपर उसने की दी थी 3 पॉइंट, द ईएमएफ ऑफ ईच सेल इज 3.7। तो 92 को अगर 3.7 से मल्टीप्लाई कर देते हो, हमारे पास आंसर 92 टाइम्स 3.7 से हमारे पास आंसर इज 340.4 आ गया, ठीक है? सो दिस इज 340.4, 340.4, तो ये 340 हमने कहा था, 3 एसएफ में लिख दो, 340 लिख दें, ठीक है? सर वर्क डन पर यूनिट बेटा, वो पूरा पर वर्क डन पर यूनिट, द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव द इलेक्ट्रॉन राउंड द कंप्लीट सर्किट।
मूव एन इलेक्ट्रॉन नहीं होता बेटे, इसके लिए हमारे पास, अगर मैं सही डेफिनेशन एल लिखूं तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज ना लिखा हो तो गलत होती है। इलेक्ट्रॉन का टू मूव आ यूनिट चार्ज, ठीक है, टू मूव आ यूनिट चार्ज लिखना जरूरी है, यूनिट, ठीक है। या फिर अगर हम इस फॉर्मूले से भी डिफाइन करूं, amount of energy dissipated by per unit charge to move it in a complete circuit, और अप्रोप्रिएट करते हैं। गलत ये भी नहीं थी, मैं और अप्रोप्रिएट को फॉर्मूले के थ्रू मैं क्या डिफाइन करा दूं। अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड बाय द सोर्स, ही लिखी हुई है, बाय द सोर्स पर यूनिट चार्ज टू मूव इट अराउंड अ कंप्लीट सर्किट जरूरी है। इलेक्ट्रॉन का वर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। सैटरडे, सैटरडे को क्लास नहीं हुआ, सैटरडे को नहीं पॉसिबल नहीं होगी मेरे लिए, लेकिन हम कल इंशाल्लाह सुबह के टाइम क्लास रखेंगे और एक शाम को भी रखेंगे, ठीक है। जिस तरह आज की सुबह भी आती है शाम को भी। द पावर सप्लाई इज मेड फ्रॉम बाय कनेक्टिंग 85 आउट ऑफ दीज बैटरीज इन पैरेलल। स्टेट द 85 में तो ईएमएफ पैरेलल में हमेशा कांस्टेंट रहती है, ईएमएफ रिमेन सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, एक की ईएमएफ कितनी थी, 3.7 थी, तो इट विल रिमेन 3.7। अच्छा क्वेश्चन आया था बेटे, ये भी तो करना है, इस तरह फिर ये भी तो करना है ना बेटे, इसे साथ साथ ही सारी चीजें चलती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 पे आ गए बेटे। An electric kettle has an outer casing made of metal. Figure 37.1 shows the kettle. Okay. The heater in the electric kettle is connected to a 230-volt main supply and has a power of 300 watts. ठीक है, this is the voltage given to you and this is the power rating given to you. The kettle is switched on, calculate the current in the P equals to VI. ठीक है, हमारे पास P equals to VI आ जाएगा। एक मिनट यार, कह रहे हैं कि 92 cells in series हैं, EM of the one battery, ठीक है, of the battery, the power supply is made from 85 of these batteries। एक मिनट बेटे, हाँ, एक मिनट बेटे, ये बड़ा ही बकवास सवाल दिया उसने। बेटे ईच सेल्स नहीं है, ईच बैटरीज हैं पैरेलल में, ठीक है। तो एक बैटरी की बड़ी बकवास सवाल दिया उसने यार, वैसे इंग्लिश मारनी शुरू कर दी उसने। बेटे एक मिनट, वन बैटरी का हुआ है और ये भी हमारे पास बैटरी, तो ऊपर जो आंसर आया है, यही आंसर पे होगा, पैरेलल में सेम है, ये लिखा मैंने ठीक हुआ है, दिस इज करेक्ट, ठीक है। हमारे पास मैंने बेटे वैल्यू जो 3.7 लिखी थी वो गलती, विल बी 340 होगी, ठीक है। बेटे एक मिनट प्लीज, दोबारा, एक बैटरी की जो आ रही थी वो ये आ गई थी बेटे, यहाँ पे दीज बैटरीज का वर्ड है, सेल्स का वर्ड नहीं है, तो मैंने सेल के अकॉर्डिंगली लिख ली थी। हमारे पास ये पैरेलल कॉम्बिनेशन सेम होती है, जो ऊपर 340 आ गया यही आंसर ही, क्योंकि 85 सच बैटरीज लगी, हर एक की ईएमएफ 340 वोल्ट अगर होगी तो हमारे पास वही आंसर आएगा, पैरेलल में ये वैल्यू कांस्टेंट होती है। ठीक हो गया, थैंक यू बेटे। किस बच्चे ने कहा था सर वो गलत का हो गया थोड़ा, हाँ, अब्दुल्ला, आई अप्रिशिएट बेटे। अच्छा बेटे, ओके।
ओके। बेटे ऑल द सेल्स विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ईएमएफ हमेशा सेम रहती है, सीरीज में हमेशा ऐड अप होती है, बस सिंपल इज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है, सीरीज में पैरेलल में हमेशा सेम होती है। तो P इक्वल्स टू VI फॉर्मूला अप्लाई किया, सिंस वी नीड टू गेट द वैल्यू ऑफ करंट निकालना है, तो करंट किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू P ओवर V हो जाएगा। बेटे पावर की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2300 वॉट, करंट हमारा वोल्टेज की वैल्यू, ये 0 0 से कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 1 और 0, 10 आंसर आ गया, ठीक हो गया। The manufacturer of the kettle states that the cable has for the kettle is a safe for currents that are smaller than 15. Okay. The wiring in the main supply in the wall is safe for the current that is smaller than 20. Okay. Wiring जो कोई है 20 एम्पियर की. The fuses available for the kettle have the rating. हमारे पास 3 एम्पियर 5 to so on. State which of these fuse is most appropriate. Explain why it is most appropriate. तो बेटे फ्यूज की रेटिंग जो होती है दैट शुड बी a bit higher than the required by an appliance. ठीक है, is safe that the kettle is safe for the currents that are smaller than 15. Smaller than 15, it means it should be then 13 एम्पियर। ठीक है, अब इसकी रीजन क्या, 13 एम्पियर हमने क्यों उसने क्या यूज करना है, क्योंकि अगर हम यूज करते हैं 15 एम्पियर्स का स्मॉलर देन, तो फ्यूज मेल्ट नहीं होगा, वो बर्न आउट नहीं होगा, ब्लो अप नहीं करेगा। ठीक है, जब हाई करंट पास करता है, तो हमारे पास, तो आंसर में लिखेंगे फ्यूज विल नॉट ब्लोन अप। ठीक है, इफ हाई करंट फॉर सेफ वर्किंग ऑफ कैटल। बस इतना ही, ठीक है। द करंट अगर लेस देन 15 है, तो हम 13 का फ्यूज कैसे यूज करेंगे, बेटे लेस देन 15 है, 15 तो यूज नहीं कर सकते, ग्रेटर देन 15 तो कभी भी यूज नहीं करेंगे। लेस देन 15 हमारे पास ये बहुत काम है, तो उसके जितनी करंट चाहिए होता है हमारा, उतना उसे यूज करते हैं, जितना चाहिए होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा करते हैं हम। ठीक है, ये देखो ना, हमारे पास 13 एम्पियर का फ्यूज यूज कर रहे हैं, उसकी रेटिंग लेस देन स्मॉलर देन 15 एम्पियर लिखा है, तो स्मॉलर देन 15 वैल्यू जो इसके अंदर आ रही है, 15 तो हो नहीं सकती, स्मॉलर देन 15 है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है ना, ये निकल गई बिल्कुल। अब आपने इसमें से डिसीजन लेना था, इनकी वैल्यू है ही बहुत कम है, तो हमारे पास कौन सा अप्रोप्रिएट बनता है, 13 एम्पियर यूज होते हैं। ठीक है, 20 एम्पियर का इन द क्वेश्चन, बेटे 20 एम्पियर डेफिनेटली बहुत ज्यादा, लेस देन 13 लिखा है। जो हमारे देखो, हम लिखते हैं फ्यूज की रेटिंग हमेशा थोड़ी सी ज्यादा होती है करंट रिक्वायर्ड बाय एन अप्लायंस। लिख दूं, रेटिंग of fuse is a bit higher than current required by an appliance। ये है ना, मैंने ये आपने पढ़ा हुआ, ये मैंने वो लिख दी है। अच्छा, अब इसको गौर से देखो, हमारे पास उसने क्या है, लेस देन 15, लेस देन स्मॉलर देन 15, ये वर्डिंग ये लिखी हुई है, ये करंट 15 नहीं लिखा हुआ, लेस देन 15 है। ठीक है, लेस देन 15 में, अब इसका मतलब 15 से तो काम है, इसका मतलब ये सारे वैसे निकल जाएंगे। अब इनमें से डिसीजन लेना था आपने, इनमें से सबसे ज्यादा वैल्यू जो होगी अकॉर्डिंग टू दिस रेटिंग, हमारे पास क्या 13 एम्पियर बनती है, इसलिए यूज करोगे। अगर आप 20 एम्पियर यूज कर रहे हो, तो लेस देन 15 तो हमारा उसकी रेटिंग है। ठीक है, पीछे से हमारे पास क्या मेन सप्लाई 20 आ रही है, लेकिन फ्यूज के रेटिंग जो करनी है आपने 15 से कम करनी है, ये उसने कहा होगा, यही पूछा हुआ उसने, यही पूछा होगा। ठीक है,
जितना करंट बेटे हमारे पास एक कैटल को चाहिए उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। अप्लायंस क्या है? कैटल, दैट इज कैटल। ये लो, ठीक है, नहीं तो हमारे पास वैसे उड़ेगी वो। देर आर थ्री वायर्स इन द केबल दैट कनेक्ट द कैटल टू द मेन सप्लाई। अर्थ वायर, ये तो आपने मेटल केटिंग केसिंग के साथ लगानी होती है। लाइव वायर, ठीक हो गया। न्यूट्रल वायर, द वायर्स आर ऑल करेक्टली कनेक्टेड। State the name of wire that the fuse is connected into live wire पे। Explain why the fuse is connected into the live wire। तो हमारे पास fuse is always connected at the live wire in series between the appliance and the source। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? लाइव वायर के ऊपर। ठीक है, अब उसने पूछा हुआ एक्सप्लेनेशन क्यों होगी हमारे पास। ठीक, सर अगर 15 करंट रिक्वायर्ड होता तो आंसर क्या होता? अगर 15 करंट की रेटिंग होती फिर 15 से, अगर अप्लायंस कैटल की रेटिंग बेटा 15 एम्पियर होती ना तो 15 से ज्यादा लिखते। उसने लेस देन 15 का, लेस देन 15 हमने इन्हीं चॉइसेस में से देखना है ना। तो बड़ी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? लेस देन 15 में से ये आ रही, इसलिए इसको लिया। अगर ये होता ही लेस देन के अंदर 15 एम्पियर लिखा होता तो मैं फिर ये 18 वाला लेता। 15 तो उसके लिए अपने तो फ्यूज की रेटिंग थोड़ी सी ज्यादा होती है, ये लिखा भी हुआ मैंने, इज अ लिटिल हायर, ये होता। ठीक हो गया। सो दिस इज वन ऑफ द एज ओनली हाई वोल्टेज हाई पोटेंशियल। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वोल्टेज हाई होता है या हाई पोटेंशियल होता है तो उसमें ठीक होगा। ठीक है, फ्यूज इसलिए लगाते हैं बेटे हमारे पास कि अगर कोई आपकी मेटल केस लाइव अगर हो तो फ्यूज ब्लो अप कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास इसलिए लगाते हैं फ्यूज blows up if metallic casing become live बस। high voltage in the live and it can't be dangerous for human, नहीं बेटे, हाई वोल्टेज अगर होगा तो पीछे फ्यूज लगाया तो वैसे ही वो हमारे पास ब्लो अप कर देगा, करंट पड़ने लगेगा। जिस तरह करंट पड़ने लगे पीछे सर्किट ब्रेकर ऑफ नहीं होता घर के अंदर, तो करंट पड़ता है। अगर सर्किट ब्रेकर ना लगा तो फिर वो करंट पड़ेगा। ठीक है, करंट कैटल को नहीं ना पड़ेगा तो कोई लिखा है बेटे केसिंग, उसकी मेटालिक केसिंग जो हमारे पास है वो जो लाइव होती तभी तो करंट नहीं पड़ता बेटे। ठीक, बिल्कुल ठीक है। द इंसुलेशन ऑन द लाइव वायर इज डैमेज सो दैट द वायर इज एक्सपोज। ठीक है, अब ये हो गया ना क्वेश्चन में। ठीक है, explain what happened when the exposed live wire touches the metallic casing। exposed live wire touching the metallic casing, metallic casing को हमने क्या किया होता है? अर्थ किया होता है। अब क्या होगा? हाई करंट पास करेगा, ठीक है, फ्रॉम द लाइव वायर टू द अर्थ विच इज ग्रेटर इन द रेटिंग ऑफ फ्यूज, फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगी, सर्किट क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास हम लिखेंगे व्हाट हैपन लाइव वायर टचेस द मेटालिक केसिंग, metallic metal outer casing becomes live, now high current is directed from live to earth wire which is greater than rating of fuse। ठीक है, fuse melts to disconnect the circuit and circuit is disconnected।
ठीक है? हमारे पास वो वैसे ब्लो अप कर देगा। अच्छा जी, हाई नाउ हाई करंट is directed to from live to earth, which is greater than inflating a fuse melts and circuit make an open, ठीक है? एंड सर्किट डिस्कनेक्टेड या सर्किट ओपन हो गया, ठीक है? शॉर्ट सर्किट बिल्कुल हाजिरा ठीक लिखा हुआ आपने। द लाइक कैटल इज स्विच्ड, बेटा अब एक्सप्लेन था ना, शॉर्ट सर्किट सिर्फ आप लिखते हो तो इसका मतलब वो एक्सप्लेन के मीनिंग में आता नहीं है फिर, तो इसलिए एक्सप्लेन करना तो उसको फिर थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ता है। द कैटल स्विच्ड ऑन फॉर अ टोटल टाइम ऑफ 34 hours in 365 days. The cost of electricity is per kilowatt hour. Calculate the cost of using the kettle for during the year. यानी 365 डेज के अंदर कितनी हमारे पास वो क्या कॉस्ट आएगी। तो पहले हम देखते हैं कि एनर्जी कितनी यूज होगी। E इज इक्वल टू पी टी फॉर्मूला से हमारे पास पावर हमारे पास इसकी गिवन थी ना, द करंट इन द हीटर, पावर हमारे पास 2300 वाट है। तो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला जो हो जाएगा E इक्वल्स टू पी टी। अब पावर बेटे हमारे कितनी थी यार, दैट वाज पावर ऑफ इलेक्ट्रिक एट 2300 वाट। 2300 हो गया बेटे, टाइम कितना है हमारे पास, दिस इज 34 आवर्स ड्यूरिंग 1 ईयर, ठीक है? इन 1 ईयर, अच्छा 1 ईयर ही मांगा हुआ है। 34 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटे, ये हमारे पास आ रहा है 2300 टाइम्स 34, 2300 टाइम्स 34, तो 78200 वॉट आवर हो गया। तो एनर्जी किसके बराबर होगी, इसको आप अगर 1000 से डिवाइड कर देते हो तो हम लिख सकते हैं दिस इज 78.2 किलो वॉट आवर। 1000 से डिवाइड कर दिया बेटे, ये वॉट आवर था, किलो वॉट आवर क्योंकि एक यूनिट। अब हमारे पास कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट हमारे पास नंबर ऑफ किलोवाट आवर्स कंज्यूम्ड टाइम्स कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, ठीक है? अच्छा जी, 78.2 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये नंबर ऑफ किलोवाट आवर्स हमारे पास हो गए 78.2 एंड कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर इज 0.32। इसको मल्टी 0.32 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा दिस इज 25.02। तो दिस इज 25.02 आगे, ठीक है? अब्दुल हाफिज, जो आपने लिखा ना करंट फ्लोज थ्रू द मेटल केसिंग एंड हेंस इट इज लीस्ट रेजिस्टिव पाथ, ये लिखने की जरूरत नहीं। मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी लिखने की जरूरत नहीं। लीस्ट रेजिस्टिव पार्ट ऑफ मेटल इज अ गुड कंडक्टर, एक ही चीज है। सो करंट फ्लोज थ्रू विच इज डेंजरस फॉर ह्यूमन, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। फ्यूज डिस्कनेक्ट ड्यू टू हाई करंट, ये ठीक हो गया। हाँ, अंदर कई चीजें एक्स्ट्रा लिखी हैं जिसमें मार्क नहीं हो सकता, कभी भी किसी मार्किंग की में नहीं हो सकता, ठीक है? करंट डायरेक्टली कैसे हुआ, करंट हमारे पास क्योंकि अब हमारे पास वो कैटल नहीं चल रही, हमारे पास उसका मेटालिक केसिंग है वो लाइव हो गया था। मेटालिक केसिंग लाइव अगर होगी तो हमारे पास करंट डायरेक्ट हो गया अर्थ के में, ठीक है? पावर बेटा शुरू में गिवन थी हाजरा। ओ यार, इतनी देर में मैंने ये लेवल में बड़ा काम हुआ था बेटा, ये गिवन है ये, ठीक है? स्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे पास आया था कि बेटे द
एलिमेंट लिथियम हैज several different isotope में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं. State one way in which the composition of an atom of all lithium isotopes one way in which composition of atoms of all lithium isotopes composition of atoms एटम के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. ठीक है. इन विच कंपोजिशन लिथियम आइटम आर ऑल सेम, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और सेम जो हो गई, नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस is equal to number of electrons orbiting the nucleus. ठीक है. न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, उसमें बेटे सेम कहा होता है, सेम. फिर उसने कहा स्टेट वन वे इन विच द कंपोजिशन ऑफ लिथियम एटम फॉर वन आइसोटोप इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपोजिशन ऑफ लिथियम एटम इन डिफरेंट आइसोटोप. ठीक है. वन आइसोटोप इज डिफरेंट फ्रॉम द कोई और आइसोटोप, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ए जो है, या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है. तो इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स और न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई आर डिफरेंट. ठीक है. नंबर लिखा तो आर नहीं आएगा, एज आएगा. ठीक है. हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. फिगर 8.1 इज अ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट द न्यूट्रल एटम ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ लिथियम. बेटे न्यूट्रल एटम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम हो गया, इसका मतलब है जिस तरह ऊपर लिखा हुआ. देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस. एक दो तीन, ये तीन शो किए हुए. ठीक है. डिटर्मन द वैल्यू ऑफ एक्स. अच्छा, एक्स इज, ये हमारे पास क्या होता है, दिस इज द मैस नंबर होता है, और ये किसके बराबर होता है, चार्ज नंबर के बराबर होता है. दिस इज अ मैस नंबर या न्यूक्लियन नंबर, एंड दिस इज अ चार्ज नंबर. चार्ज नंबर क्या होता है, वो तो बेटे सेम ही होगा, वो तो सेम होता है हमारे पास. ठीक है. तो पहली चीज हमारे पास न्यू मैथ नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ ये जो है कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये तो 5 हो गए बेटे. ठीक है. अब y अगर निकालना है मैंने, तो मैं क्या लिखूंगा, a इक्वल्स टू z प्लस n होता है. बेटे a की वैल्यू मेरे पास 5 आ रही है, z की वैल्यू मेरे पास वैसे 3 है वो तो, और अगेन निकालना हो तो वो भी निकल सकता था. n की वैल्यू 2 न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन्स, लेकिन न्यूट्रॉन मांगे नहीं हुए. तो हमारे पास ये कितने हो गए, हमारे पास y इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, दे आर 3. 3. ठीक हो गया. An ion of this isotope of lithium has a single positive charge and is represented by this one. Describe how the diagram from that represent that ion differ from 8.1. डायग्राम डिफर क्या करेगी, हमारे पास नंबर ऑफ नेट चार्ज उस पर कितना आ रहा है, पॉजिटिव, तो स्ट्रेंथ ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा होगी देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस. ठीक है. तो हमारे पास इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स one proton in the nucleus. अच्छा, ये y ही है.
is greater than electron, ठीक है? सो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट कर रहे हैं, सो देयर आर 2 electrons orbiting the nucleus. न्यूक्लियस डिस्क्राइब के साथ उसने कह दिया था, नहीं तो डायरेक्ट 2 लिख देते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन का नंबर मार्क होना है। 1 लेस इलेक्ट्रॉन, ये भी ठीक है बेटे, क्योंकि हमारे पास 1 लेस इलेक्ट्रॉन भी ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू सेम रहेगी बेटे। इसका मतलब ये चेंज नहीं हो रहे, ये चेंज नहीं हो रहे, ठीक है ना? y हमारे पास ऑलरेडी ये y जो है, ये हमारे पास ऑलरेडी लिखे हैं, तो प्रोटॉन सेम थे, इलेक्ट्रॉन उससे एक कम कर देंगे। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट में सी पार्ट के अंदर, रेडियोएक्टिव आइसोटोप emit न्यूक्लियर रेडिएशन व्हिच कैन अफेक्ट लिविंग थिंग्स। स्टेट 1 डैमेज अफेक्ट बाय न्यूक्लियर रेडिएशन। स्किन कैंसर, कार्सिनोमा कह लें, ठीक है? म्यूटेशन हो गया हमारे पास, कैटरैक्ट, बर्न्स, ठीक है? इलेक्ट्रॉन मेंशन ही नहीं किया, क्यों नहीं किया? देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस, किया हुआ है, ठीक है? हमारे पास बेटे इसका कैंसर कह लें, ठीक? हाँ, केमिस्ट्री वाले भी लिख सकते हैं बेटा, केमिस्ट्री वाले भी वही हैं, वही चीज़ है, ठीक है? कॉजेज़ कैंसर, स्किन कैंसर या लंग कैंसर भी करता है अगर इन्हेल करते जा रहे होते हो तो। The emission of radioactive radiation from the unstable isotope is described as random and spontaneous. State what is meant by random. Random का मतलब होता है कि किसी भी डायरेक्शन में किसी भी टाइम के अंदर कोई डिफाइंड पैटर्न नहीं है. We cannot predict which nuclei will decay and at what time in which direction it will decay. ठीक है? और स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब जो किसी एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंडेंट ना हो, ठीक है ना? तो रैंडम का मतलब हो गया वन इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेस एंड टाइम, अगर सही से लिखा है, ठीक है? वन कैन नॉट प्रिडिक्ट विच न्यूक्लियाई विल डिके। 4-5 न्यूक्लियाई अगर पढ़े हुए हमें, तो इसमें कौन सा हमें नहीं डिके है, ठीक है? विल डिके वन कैन नॉट प्रिडिक्ट विच न्यूक्लियर विल डिके एंड एट व्हाट टाइम एंड इन विच डायरेक्शन इट विल डिके। डिके ठीक हो गया हमारे पास। एनी इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेस एंड टाइम, बिल्कुल ठीक है। डिके एट एनी टाइम एंड इन एनी वन डायरेक्शन, बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेस एंड टाइम, ठीक है, क्योंकि स्टेट के मीनिंग में वो भी आप लिख सकते थे। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंडेंट ना हो, ठीक है ना? यानी डिके इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएशन इन एक्सटर्नल फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, सनलाइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है? अच्छा, इसका आंसर अगर कोई बेटा, इसका मेन मतलब ये होता है इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेस एंड टाइम। पार्टिकल किसी भी टाइम पे एमिट हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में एमिट हो सकता है, ठीक है ना? इंडिपेंडेंट ऑफ, ये भी लिख दोगे तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्टेट के मीनिंग में है। इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेस, स्पेस का मतलब होता है डायरेक्शन, एंड टाइम ना, वो टाइम ये नहीं कि फजर का वक्त है तो एक डायरेक्शन में एमिट होंगे, असर का वक्त है दूसरे डायरेक्शन में एमिट होना शुरू होंगे। रैंडम मीन्स वेन एवर इट वांट्स इट विल बी, नो लिमिटेशन, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, लेकिन ज्यादा प्रॉफिट इन दो डायमेंशंस में देखी जाती है स्पेस, ठीक है? स्पेस
टेक्स्ट पे वन एवर इट वांट्स इट, ठीक है, हो गया हमारा, ठीक है, ओके। उसके बाद 9th क्वेश्चन के अंदर आ गए हमारे पास, ये मिल्की वे बनी हुई लग रहा है, ठीक है। तो हमारे पास फिगर 9.1 shows how the sun and the rest of the solar system orbit the center of the Milky Way in the circular path। बेटा ये मिल्की वे हमारे पास सारी शो की, ये सारी शो की हुई है, पूरा सोलर सिस्टम सेंटर ऑफ मिल्की वे हो गया। ये थोड़ी स्पाइरल वो होती है, ओवल होती है, चले ऑर्बिट ऑफ सेंटर 26,000 लाइट ईयर। एक लाइट ईयर क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। पोजीशन ऑफ द सोलर सिस्टम हमारा ये हो गया, इसका हम इसका अपना सन होगा, इसका मतलब द सन ट्रेवल अराउंड द सर्कुलर पाथ एट स्पीड v। द स्पीड ऑफ द light in vacuum is 9.2 times a kilometer per year. The sun is 26,000 light years from the center of the Milky Way. Determine the distance from the sun to the center of the Milky Way in kilometers. अब हमारे पास distance of sun, the speed of light, sun travel, एक minute. The sun is 26,000 light years from the center of Milky Way. Distance from the sun to the center of the Milky Way, इसका मतलब हमारे पास इन किलोमीटर, चलो हाँ, लाइट ईयर हाजिर डिस्टेंस टेकन बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम है, जो भी कह रही 36.538 आ रहा है हमारे पास। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर जो है, दिस इज 9.5 टाइम्स 10⁻²। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 26,000 लाइट ईयर्स कितना होगा? 9.5 टाइम्स 10⁻12 को मल्टीप्लाई कर दोगे 26,000 से, 9.5 टाइम्स 10⁻12 मल्टीप्लाई बाय 26,000, तो बेटा 2.47 टाइम्स 10⁻17 आएगा। 2.47 टाइम्स 10⁻17। अच्छा, ये 1 ईयर लिखा था ना, इसलिए बेटा इसलिए 1 ईयर लिखा है, ठीक है। तो 26,000 लाइट ईयर्स तो हो गया। हाजिर नहीं, ये नहीं आ रहा बेटा, ये आ रहा है, ठीक है। 2.47, it takes the sun 2.3 times 8 years to complete one orbit around the Milky Way। कैलकुलेट स्पीड का अपना 2 पाई आर ओवर टी होता है बेटे। v इक्वल्स टू 2 पाई आर ओवर टी हो गया, ठीक है। अब हमारे पास दिस इज 2 पाई की वैल्यू 3.14 होती है। हमारे पास डिस्टेंस हमारे पास आया, दिस इज, अब कितना था? द सन, इतने हमारे पास आ गया, आर की वैल्यू 26,000 ओवर
टाइम हमारे पास जो आ गया, दिस इज़ 2.3 टाइम्स 10 टू रेज़ पर 8। आर बेटे डिस्टेंस है, ये लिखा हुआ है, ये डिस्टेंस ही आ रहा था ना। द सन इज़ 20 लाइट ईयर का डिस्टेंस होता है बेटे। ये देखो, ये लाइट ईयर क्या होता है? डिस्टेंस। इट्स अ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, इन 1 ईयर ये था। ये डिस्टेंस होता है, आर की वैल्यू है। 2.5 2.45 टाइम the 20 is the distance of the radius in meters। तो उसको आगे वैसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है? नहीं, पाई को बेटा आप ओपन भी लिख सकते हो, लेकिन कैलकुलेट तो करोगे ना मेरा बेटा बाद में आंसर। तो आपने इन टर्म्स ऑफ पाई कभी भी नहीं लिखना होता। अगर इन टर्म्स ऑफ पाई कभी नहीं लिखना होता तो आप उसको वैल्यू तो पुट करोगे, चाहे कैलकुलेटर वाली वैल्यू यूज़ कर दो हमारे पास, तो उस उससे भी आ जाएगा। उससे भी हो जाएगा बेटा, उससे भी हो जाएगा। अच्छा चलो, मैंने मल्टीप्लाई करना था, तो स्पीड ऑफ लाइट से आपको वैल्यू आई नहीं थी। तो कह रहे हैं सर, ऊपर जो रेडियस आ चुका है उसी से कर दें, उसी से अगर करते हैं बेटा, ये डिस्टेंस आ चुका है। डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द सेंटर आ गया, ये रेडियस ही आ चुका है ना, इसका मतलब है। इसके थ्रू करना है तो बेटा ये 2.47 टाइम्स 10 टू रेज़ पर 17, ये लेकिन ये हमारे पास आ रहा था, ये तो बेटे 17 किलोमीटर में है, तो एंड में ऐसा मीटर में चाहिए, तो ये होगा 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको मीटर में चेंज करने के लिए। ठीक हो गया? टाइम उसने दिया, दिस इज़ 2.3 टाइम्स 10 टू रेज़ पर 8 ईयर्स, और 1 ईयर में वी आर हैविंग 365 डेज़, 24 आवर्स, 60 मिनट्स, 60 सेकंड्स। अब इसको सॉल्व कर दो मेरे लिए, तो मैं लिख दूँ आंसर। दूसरे तरीके से भी हो सकता है। सर टाइम को विल वी कन्वर्ट इन सेकंड, हाँ बेटे, क्यों इसलिए कन्वर्ट करना है क्योंकि ये आंसर देखो मीटर पर सेकंड में ना, अदरवाइज में इसी वैल्यू को किलोमीटर पर आवर में लेना होता, तो हम सेकंड में चेंज करना है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सारा, ठीक है? आंसर कभी भी बेटे 3 पॉइंट वो आपने इन टर्म्स ऑफ पाई नहीं देना होता। आंसर क्या आ रहा है? अब्दुल राफिक कह रहे हैं 2.122 टाइम्स, मेरा तो राफिक हो रहा है, मेरा तो 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है। एक मिनट मैं दोबारा कैलकुलेट कर लूँ। मेरा आंसर बड़े डिफरेंट जो आ रहा है, जो राफिक कह रहे हैं। अच्छा हाँ, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था 20 को, ठीक है, आ गया, ठीक है। 2.138 आ रहा है, 2.1385 टाइम 10 टू रेज़ पर 3, तो ये हाँ, ठीक है, टाइम 10 5 पे चला जाएगा। मेरे पास आंसर आया 213.9 टाइम्स 10 टू रेज़ पर 3, तो वो 2.14 टाइम्स 10 टू रेज़ पर 5 आ जाएगा। ठीक हो गया?
सर मीटर पर सेकंड आंसर मेरे वाला ठीक ठीक है बेटा, ठीक हो गया, ग्रेट बेटा। हमारे पास astronomical observations suggest that at the center of Milky Way there is a black hole, जहाँ पे इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी कुछ ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि हमारे पास जो चीज़ उसकी तरफ जाती है उस तरफ रिफ्लेक्ट नहीं होती है, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती। सर हाउ डू यू गो थ्रू थॉट? बेटे ये देखो यार, ये किलोमीटर में था ना, किसमें लाना था मीटर में, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। बेटे ये टाइम किसमें आ रहा था, ये 365, ये इतने ईयर्स हैं। वी आर हैविंग 365 डेज़, 24 आवर्स इन अ डे, 3600 इन एन आवर। तो आंसर मीटर पर सेकंड में सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए सारा किया था। ठीक, हाजा क्लियर हो गया? ओके। अच्छा, ब्लैक होल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रेड सुपर जॉइंट्स ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्ग मैसिव ऑब्जेक्ट बनती है। नियर द एंड ऑफ इट्स लाइफ अ मैसिव स्टार बिकम अ रेड सुपर जॉइंट। Describe what happens inside the star as it becomes red supergiant। ठीक है? व्हाइट एंड ब्लैक ड्राफ्ट, ठीक है, वो तो बाद में बनते हैं हमारे पास, ठीक है? इसमें हो क्या रहा होता है, व्हाट हैपन इनसाइड, इंटरनल हमारे पास कौन सी होती है, इंटरनल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होती है, बाहर क्या रेडिएशन प्रेशर आ रहा होता है, उस तरह बताओ बेसिकली। ठीक है? इब्राहिम, अभी आपने जो मैं पहले इसको समझा दूं फिर मैं बताता हूँ, ठीक है? इसमें हमारे पास क्या है कि एक इंटरनल रेडिएशन प्रेशर हो रहा होता है ना, इंक्रीज करता जा रहा होता है हमारे पास। टू मार्क, डिस्क्राइब व्हाट हैपन। हाइड्रोजन इन द स्टार अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टू फॉर्म हीलियम। ठीक हो गया? न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं बेटा, फ्यूजन रिएक्शन होगा। ठीक है? रिएक्शन टू फॉर्म which increases the outward radiation pressure। ठीक है? बस इसमें मार्क मिल जाना चाहिए। हाइड्रोजन आइसोटोप फ्यूज टुगेदर एंड प्रोड्यूस अ हेवी आइसोटोप हीलियम रिजल्टिंग इन न्यूक्लियर फ्यूजन। नहीं, ये तो हो गया मनाही, लेकिन बेसिकली बेटे उसने लिखा था व्हाट हैपेंस इनसाइड द, आपने क्या दिया, टू बिकम रेड सुपर जॉइंट के अंदर हमारे पास रेडिएशन प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। हमारे पास कोर काफी हीट अप होती होती है, इंटरनल प्रेशर इंक्रीज करता है तो स्टार थोड़ा सा उसका साइज ज्यादा होता जा रहा होता है। ठीक है? टेम्परेचर राइजेस, ठीक है, टेम्परेचर राइजेस लिख सकते हो, वो भी ठीक है बेटे, उसमें वो उसमें कवर होता है। ठीक हो गया? अच्छा जी, डिस्क्राइब हाउ द रेड सुपर जॉइंट प्रोड्यूसेस अ ब्लैक होल। ये एक्सप्लोड करता है। ठीक है? ये एक्सप्लोड करता है, एक सुपरनोवा बनता है और एक ब्लैक होल बन रहा होता है। बाकी हमारे पास क्या कुछ फर्दर गैस पार्टिकल एटमॉस्फेयर में भेज देता है, वो जिसके फर्दर स्टार फॉर्मेशन के लिए बन रहा होता है। ठीक है? एक मिनट, ये ना थोड़ा सा मैंने आपको उसमें से करवाऊं तो मैं थोड़ा सा किधर गया वो, ये ना, ये रेड जॉइंट हमारे पास तो ड्राफ्ट और ब्लैक ड्राफ्ट, तो ये वाले बन लेना, तो इसमें भी हमारे पास क्या है, ये हो गया ना, रेड सुपर जॉइंट। ठीक है? ये हमारे पास एक्सप्लोड करेगा, क्या बन गया, सुपरनोवा बन गया। सुपरनोवा किस में आता है, एक न्यूट्रॉन स्टार में चला जाता है, एक ब्लैक होल के अंदर आ जाता है। ठीक है ना? तो हमारे पास वो यहाँ पे देखिएगा,
अ स्मॉल मीडियम साइज़ स्टार सन लाइक द अनस्टेबल किधर गया है? ये मैंने पहले ये वाला आंसर लिखवाया है, रेड जॉइंट के लिए, ठीक है? तो आंसर में लिखेंगे, इट एक्सप्लोड्स टू फॉर्म सुपरनोवा व्हिच फर्दर फॉर्म न्यूट्रॉन स्टार एंड ब्लैक होल, ठीक है? हाउ द रेड सुपर जॉइंट, मैंने बता दिया रेड सुपर जॉइंट हमारे पास इसमें एक्सप्लोर होता है। ये एक्सप्लोर करके न्यूट्रॉन स्टार बनेगा और ये हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स दैट इज़ नेबुला आर आल्सो escaped to form further stars। अच्छा जी। सर डज़ इट फॉर्म न्यूट्रॉन स्टार एंड ब्लैक होल बोथ? हाँ, जब एक्सप्लोड करता है बिल्कुल बनता है, ठीक है? वो नेबुला जो फर्दर हमारे पास वो बनते हैं, हाँ जी, इकट्ठा ही होता है। सर इट इज़ नॉट सुपरनोवा टाइप ऑफ एक्सप्लोजन। हाँ, नहीं बेटे हमारे पास सुपरनोवा टाइप ऑफ एक्सप्लोजन नहीं है क्या? वो एक्सप्लोजन के प्रोसेस को कहते हो। एक्सप्लोड करके तो इसका मतलब हमारे पास वो जो एक्सप्लोड करके जो है हमारे पास उसको आप सुपरनोवा कह रहे होते हो। एज़ अ सुपरनोवा एक्सप्लोड करता है। इट एक्सप्लोड एज़ अ सुपरनोवा। जब सुपरनोवा होता है एक्सप्लोड करके, ठीक है? हाँ जी, ठीक है। स्टेजेस रट्टा लगने वाली हैं। हाँ, बिल्कुल रट्टा लगानी पड़ेंगी। मैंने भी कहा याद करनी पड़ती हैं। क्योंकि जिस टाइम मैंने कहा था इसमें एस्ट्रोनॉमी के कॉस्मोलॉजी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं बेटे जो आपको याद करनी पड़ेंगी ज्योग्राफी की तरह, ठीक है? अच्छा जी। उस पर डिस्क्राइब हाउ द हेवीएस्ट एलिमेंट आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है? हेवीएस्ट एलिमेंट प्रोड्यूस होते हैं हमारे पास सुपरनोवा एक्सप्लोजन के अंदर ही होने हैं। हैवी एलिमेंट तभी बनता है बेटा जब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, जब लाइट न्यूक्लियर फ्यूज़ करते हैं तो हमारे पास तभी बनता है। डिस्क्राइब व्हेन लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज़ एट हाई टेम्परेचर। Mention that gravity causes the core collapse rapidly, leading to supernova explosion। बेटे उसने ऑलरेडी हमारे पास कह दिया कि रेड सुपर जायंट प्रोड्यूसिंग द प्रोड्यूस कैसे करता है, सिंपल ये लिखना है। हमने वो फर्दर डिटेल लिखने की जरूरत को नहीं है। ग्रेविटी कॉजेस इतनी ज्यादा होती है स्ट्रॉन्ग के हमारे पास टोटली वो तो आप फर्दर लिख रहे हैं, ब्लैक होल की आगे डिटेल लिख रहे हो कि ग्रेविटी इतनी ज्यादा ज्यादा हो जाएगी, वो हमारे पास ब्लैक होल में हो रही होती है। आयशा रिजवान आपसे बेटे कह रहा हूँ, ग्रेविटी कॉजेज द कोर ऑफ collapse रैपिडली, ठीक है? लीडिंग टू सुपरनोवा एक्सप्लोजन। ये बेटे नोट्स को सिर्फ पढ़ के कर लो तो दिस दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है? फ्यूजन ऑफ हीलियम इनटू अदर हैवी एलिमेंट्स आयरन लिथियम वगैरह भी बनता है एट हाई टेम्परेचर, ठीक है बेटा वो भी ठीक है। अच्छा जी। हो गया बेटा ये कितना
यार इतना कोई अच्छा पेपर नहीं था इफ आई फोकस हियर। अच्छा पेपर इस सेंस में हम कह रहे हैं इसमें न्यूमेरिकल्स हों, जिसमें फिजिक्स आ रही है, जिसमें एब्सोल्यूट मार्क मिलने। देखो यहाँ पे भी लिखने वाली चीज़ थी, ये भी सारा लिखने वाला आया हुआ है। ये सिर्फ न्यूमेरिकल था, फिर ये फिर लिखने वाली चीज़ें थी। ये फिर सारा अब वो रीज़निंग दूसरा माँगी हुई है सारी इसने सारी की सारी, ठीक है? ये कुछ चीज़ें बेहतर आई हुई थी लेकिन ज़्यादातर उसने चीज़ें क्योंकि अगर कहूँ तो मैं अगर सही तरह हम पास का डेफिनेशन स्टेटमेंट वगैरह याद करवाया करते थे बच्चों को डेफ़िनेटली। अब उस तरह मैंने आपको दी भी नहीं इस सेंस में कि उससे भी बेहतर हो जाया करता था, लेकिन अब वो क्वेश्चन चेंज करना शुरू हो गया एग्ज़ामिनर। इसको बेटा मैं सेव कर दूँ, नेक्स्ट पेपर स्टार्ट करते हैं। यस सॉरी। अब स्टार्ट करें जून 22 का 2-1 वेरिएंट। बेटे थोड़ा-सा तो होगा ना यार टाइम इतना। तो मैंने वैसे ही करके रखना, मैं जल्दी-जल्दी से करवाना है फिर, ठीक है? अगर बेटे सुबह वाली क्लास में मेरा बेटा करना चाहते हो तो आई विल नॉट माइंड, लेकिन मैं कह रहा हूँ कल मैंने कवर करा देना सुबह की क्लास में, सुबह एक करा देना, शाम को दूसरा करा देना। तो अगर आप लोगों ने मेरे करवाने से पहले किया होगा, ठीक है? तो फिर वो बेसिकली होना है। अगर आपने वो नहीं किया होगा तो फिर अगर तो कर लोगे सुबह मैंने जो पेपर पे डिस्कस करना है बेटा जून 22 नहीं, जून 25 टू 1 वेरिएंट जो होगा, वो सुबह वाली क्लास में कराऊँगा। सुबह के 11 बजे क्लास स्टार्ट करनी है। 1 मिनट 9 टू 10:30 टू 12 वाली क्लास के अंदर, ठीक है? एएम टू 12:30 पीएम, ठीक है? ये और मैं शाम वाली क्लास में जून 25 का 2-2 वेरिएंट मैंने करवा देना है। मैंने पहले करके रखे होने, मैं पहले कह रहा हूँ। मैं अभी जो करवा रहा होता हूँ, मैं डायरेक्ट आपके सामने कर रहा होता हूँ और इससे पहले मैं मार्किंग की भी नहीं खोलता, ना मैं सामने खोलता हूँ। रीज़न उसकी यही होती है कि मैं फिज़िक्स की चीज़ को कवर कर सकूँ। अच्छा इसके बाद में हमारे पास ये टाइम हमारे पास होती है 5 टू 6:30। अगर तो ठीक है करके रखोगे तो मैं करा दूँ। ईमान देन यू नीड टू सेंड मी एक मेरे नंबर पे भेज दोगे, मैं प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? बेटे नवंबर सारे हो चुके हैं 25 का बेटे, हाज़रा, ठीक हो गया? तो कल फिर करके रखना, कल फिर करके रखिएगा, मैं भी करके रखूँगा। मैं इसको भी सेव कर रहा भेज रहा हूँ आप ताकि किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। चलो मैं व्हाट्सएप में भेजूँगा यार आपको, ठीक है? व्हाट्सएप में भेज देता हूँ। ओके, मीट यू टुमारो देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। कल 2 पेपर हैं इसलिए करके बैठिएगा बेटे यार। अल्लाह हाफ़िज़।